अस्सलाम वालेकुम। मैं कदीर गिलानी ग्लाइडर्स पाकिस्तान लाहौर से। आज मैं आपके पास जो पैगाम लेके आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो बाइक टूरिज़म के हवाले से कुछ मालूमात लेना चाहते हैं। अगर मेरे बाइकिंग कैरियर के हवाले से देखा जाए तो मैंने बाइक टूरिज़म जो है वो 70 सीसी मोटरसाइकिल पे स्टार्ट की थी। तो बाइकर्स जो लोग बाइक पे टूर करना चाहते हैं वो अक्सर लोग जो है वो इस परेशानी में मुब्तला होते हैं कि पता नहीं क्या ख़तरात होंगे या क्या कैसा इलाका होगा, कैसे लोग मिलेंगे, क्या हमारे साथ वहाँ सलूक होगा। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा पंक्चर से लोग डर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं आपको पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पंक्चर वाली शॉप्स मिलेंगी, अगर बाइक ख़राब हो जाए तो क्या होगा। तो उन सब के लिए मैं एक ही पैगाम, एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो आप ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। तो दोस्तों, बात करते हैं बाइक टूरिज़म के हवाले से। बाइक टूरिज़म जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स है। ये सबसे कम खर्च बाला नशीन वाला हिसाब है बाइक टूरिज़म जो है। इसमें आप उन इलाकों तक रसाई हासिल कर सकते हैं जहां पर कार नहीं जाती, और उसके अलावा जीप ट्रैक्स पे भी अगर आपकी बाइक अच्छे पावर वाली है तो आप जीप ट्रैक्स पे भी बहुत इजीली जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर शोगरा से ऊपर जाना चाहते हैं, सीरी पाए, जैसे आप नूरी टॉप जाना चाहते हैं, कई ऐसे शंदूर टॉप, तो इस तरह के कई भी इलाकों में किसी भी इलाके में आप बाइक पे ज़रूर जा सकते हैं। इसका मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब बाइकिंग स्टार्ट की तो मैंने 70 सीसी पे सन 2002 में बाइकिंग स्टार्ट की थी। उस वक्त बाइक टूरिज़म इतनी मशहूर नहीं थी और ना ही मुझे इतना पता था, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो ये था कि बस गूगल पे मैं सर्च करता था, इलाका ज़्यादा था क्योंकि मैं कश्मीर का हूँ तो कश्मीर ज़्यादा जाता था। तो कश्मीर को मैंने उस वक्त 70 सीसी पे तकरीबन कश्मीर सारा देख लिया था। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो डरते हैं कि पता नहीं वहाँ जाके रोड्स कैसी मिलेंगी, वहाँ पे पंक्चर हो गया तो क्या होगा, वहाँ पे बाइक ख़राब हो गई तो क्या होगा, और इस तरह की कई ऐसी और चीज़ें जो लोगों को खदशात हैं। आज मैं इंशाल्लाह आपको वो सारी डिटेल में बताने लगा हूँ कि सबसे पहले जिनको पेट्रोल का ख़दशा होता है उनको ये मैं बताता चलूँ कि पेट्रोल का कोई मसला नहीं है यार। आपकी बाइक के अंदर कोई भी छोटी से छोटी टंकी वाली बाइक भी जो है वो 9 लीटर पेट्रोल लेती है, और 9 लीटर पेट्रोल की जगह आप अगर 8 लीटर पेट्रोल किसी बाइक की टंकी में डलवाते हैं तो आप उसकी एवरेज के हिसाब से उसको किलोमीटर्स में नाप लें। आपकी जो 70 सीसी मोटरसाइकिल है ये कम से कम 50 किलोमीटर चल रही है, जो 125 है ये 35 किलोमीटर्स, और जो है सुजुकी 150 ये 38 टू 42 किलोमीटर चल रही है। तो इस हवाले से एक बात समझने वाली है कि इसका मतलब है कि कम से कम 35 किलोमीटर आपकी बाइक चली, और 35 किलोमीटर के अंदर इजीली नॉर्दर्न एरिया में या जहां मर्जी हो आपको पेट्रोल पंप ज़रूर मिल जाता है, पेट्रोल कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाता है। इसी तरह अगर आप नॉर्थ में हैं या उसके अलावा कहीं भी किसी और इलाके में है, वहाँ पे पंक्चर का भी इतना इस तरह का कोई इशू नहीं होता, लेकिन पंक्चर किट साथ रखनी चाहिए और पंप साथ रखना चाहिए, क्योंकि अगर पंक्चर हो गया तो आप 1-2 किलोमीटर तो चल लेंगे, लेकिन अगर 8-10 किलोमीटर के अंदर हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये मशवरा देता हूँ आपको कि पंक्चर किट साथ रखें और कोशिश करें ट्यूबलेस टायर आप यूज़ करें। अगर आपके पास 70 सीसी है तो आप सोच रहे हैं कि 70 सीसी पे आप कहीं नहीं जा सकते, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं शंदूर टॉप, पंजाब पास, दियोसाई और ओल्डिंग, स्कर्दू, शिगर, ये सारा कुछ मैंने 70 सीसी पे देखा हुआ है। और एक और सबसे सख्त पास जिसको मैं समझता हूँ बडगोई पास,
दोदीर पास भी कहते हैं इसको, ये कुमराट और कलाम के दरमियान में है। ये भी मैं 70 सीसी पे कर चुका हूँ। और एक और मज़े की बात बताऊँ, 70 सीसी पे सिंगल नहीं डबल विद सामान, और हमारे पास कैंपिंग का सामान भी होता था। ये उस वक्त की बात है जब मेरे पास बड़ी बाइक नहीं थी, तो मैं 70 सीसी पे दोस्तों के साथ टूर करता था। मैं मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे से ही इम्प्रेस होकर मेरे साथ जाना शुरू हुए थे। तो मैं 70 सीसी वाले मोटरसाइकिल वालों को पैगाम देना चाहता हूँ सबसे पहले कि 70 को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आपके पास 70 सीसी है और आप टूर करना चाहते हैं, आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो सेफ़्टी अपनी रखनी है। सेफ़्टी के वाले से आपने हेलमेट और पूरा बॉडी आर्मर पहनना है ताकि आप सेफ़ रहें। और सेफ़ राइडिंग में 70 सीसी को हमेशा 70 किलोमीटर के हिसाब से चलाएं, 70 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से। इससे ऊपर करेंगे उसके इंजन को भी मसला होगा। अगर 70 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप लाहौर से पिंडी का सफ़र करते हैं तो मैं 100% श्योर है कि आप 5 साढ़े 5 घंटे में पिंडी पहुंच जाते हैं, जबकि बस पे उसको ही 6 साढ़े 6 घंटे लगते हैं। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि आपकी 70 कितनी कारआमद है। इसके अलावा 70 मोटरसाइकिल जो है वो सिंगल में किसी भी जीप ट्रैक पे इजीली चले जाती है। ये कोई मतलब नहीं है कि आपके पास बड़ी बाइक होगी तो आप जाएंगे किसी जीप ट्रैक की तरफ, जैसे लोग झील सैफुल लोग जाते हैं, जैसे नूरी टॉप हो गया। इस तरह के कई भी कुछ किसी भी जगह आप जाना चाहते हैं तो 70 सीसी का जो इंजन है, ख़ास करके जो चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स हैं 70 सीसी, उनके जो है पिस्टन थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी वजह से उसमें पावर भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन 70 सीसी बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। इसमें सिर्फ एक मसला है, वो है इसके कंफर्टेबल होने का। कंफर्टेबल होने के हवाले से 70 मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये 70 सीसी पे आपकी कमर और टांगों को बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तो ये है कि इसमें अगर आप आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हैं तो फिर तो आपको इतना मसला नहीं होता। अगर आप कंटिन्यूली कोई लंबा डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं तो आपको मसला होगा। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास 125 है तो 125 डेफिनेटली आप 70 से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें एक और बात, 125 स्पीडी बाइक है, पावर बाइक नहीं है। 70 सीसी के हिसाब से इसको ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा मसला होता है। आप किसी भी हाई पास पे जाएंगे, ये ऑक्सीजन की वजह से सिंगल बंदे को भी लेके नहीं चढ़ेगी जहाँ पे 70 चढ़ रही होगी। ये 100% श्योर बात है, क्योंकि मैं हर किस्म की बाइक पे आपको बाइक ट्रैवल करके दिखा चुका हूँ और कर चुका हूँ। तो हर किस्म के पास पे लेके गया हूँ 125 को, 150 को और इसके अलावा 70 सीसी को। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जहाँ भी जाएं आपको 125 वहाँ तंग करेगा जहाँ पे ऑक्सीजन का मसला होगा। जहाँ भी ऑक्सीजन का मसला होगा 125 वहाँ नहीं चढ़ेगा, ये 100% श्योर है। और इसके बाद आपको मैं YBR का बताने लगा हूँ। YBR जो है, हाँ सॉरी 125 के हवाले से 125 होंडा 125 के हवाले से एक बात मैं बताना भूल गया हूँ कि होंडा 125 कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। वो 70 से भी गंदी है इस हवाले से कि आप उस पर बैठ के पूरा, अगर आप स्पीड मारते हैं 70 सीसी से ऊपर तो आपकी पूरी बाइक वाइब्रेट हो रही होती है और आप तंग आ जाते हैं उस पर बैठ के। कमर दर्द, आपको बाजुओं में दर्द, उसके अलावा टांगों में दर्द, ये 125 पे ज़रूर होगा आपको। हाँ जी दोस्तों, इसके बाद मैं आपको YBR यामाहा की YBR के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास YBR है वो अगर टूरिज़म करना चाहते हैं तो उनके पास एक बेहतरीन बाइक है सिंगल बंदे के लिए। सिंगल टूरिस्ट YBR को बहुत एंजॉय करेगा, क्योंकि YBR एक बहुत कंफर्टेबल बाइक है। गो के वो पावरफुल नहीं है लेकिन वो कंफर्टेबल बहुत है। इसको ऑक्सीजन का इतना मसला नहीं होता जिस तरह 125 होंडा 125 को होता है। तो इस हवाले से भी मैं बताना चाहता हूँ कि YBR एक कंफर्टेबल बाइक है और कंप्लीट ऐसी बाइक है कि आप एक ही गो में 300 किलोमीटर भी आप सफ़र कर रहे हैं तो आप थकेंगे नहीं। ये मेरी श्योरिटी है इस बारे में। आप अकेले सफ़र कर रहे हैं तो YBR से बेहतर
टूरिस्ट बाइक नहीं है अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि आपको सामान कैरी करना और डबलिंग करना ये दोनों में मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसके अलावा जो है आप YBR को फुल एंजॉय करेंगे टूरिज़म में। तो दोस्तों बात करते हैं सुजुकी 150 सीसी पे। सुजुकी 150 सीसी में 3 मॉडल हैं, जिसमें एक GS है, SE है और GR। तो मैं जो लोग GS या GR पे सफ़र करना चाहते हैं, इनमें क्या फ़र्क है, SE में क्या फ़र्क है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। SE बेसिकली अलॉय रिम नहीं है, ये तारों वाले रिम वाली बाइक है और बहुत अच्छी एवरेज बाइक है, पावरफुल बाइक है। कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, डबल में लेके जा सकते हैं, आपके साथ सामान भी हो, इसको इतना मसला नहीं है। ये चढ़ाइयों में बहुत बेहतरीन बाइक है, टूर के लिए हर किस्म की रोड पे बेहतरीन बाइक है। इसको सिर्फ आप जगह के हिसाब से टायर रखें इसके और आप कहीं भी जाएं बेफिक्र होके, ये एक बेहतरीन बाइक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको SC का बता दूं, ये अलॉय रिम बाइक है। इसमें आप ट्यूबलेस टायर यूज़ कर सकते हैं। ट्यूबलेस टायर बनाने के लिए इसको एक नोज़ल लेनी पड़ती है, जो गाड़ियों की नोज़ल होती है, वो लग जाती है आपके रिम में। और टायर जो है अगर तो सुजुकी का जो जेन्युइन है वो भी हो जाता है, लेकिन वो प्रेफर नहीं करते। आप अगर उसको ट्यूबलेस करवाना चाहते हैं तो वो इतना अच्छा ट्यूबलेस टायर नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 4-5 हज़ार का जो है ना टायर लेना पड़ता है, जो बेहतरीन ट्यूबलेस टायर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो तीसरी आपको GR के मतलब बता देता हूँ। GR एक कंफर्टेबल GS और SC के मुआवजे में GR एक कंफर्टेबल और थोड़ी और पावरफुल बाइक है, मतलब ज़्यादा पावरफुल बाइक है GS और SC के हवाले से। और 150 सीसी मोटरसाइकिल सुजुकी जो है, ये हर हवाले से, हर तरह से टूरिस्ट बाइक बन सकती है आपकी, और कम खर्च बाला नशीन वाला हिसाब है। SC और GS इनकी एवरेज भी 40-45 तक जाती है, और जो GR है इसकी एवरेज तकरीबन 35 है। तो आप GR पे भी टूर कर सकते हैं। जो अफोर्ड कर सकता है वो GS हमेशा टूर, अगर जो अफोर्ड कर सकता है उसको सुजुकी की 150 सीसी कोई भी बाइक यूज़ करनी चाहिए, जिस हिसाब से वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये कंप्लीट टूरिस्ट बाइक है। अगर पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के हिसाब से या अपनी पॉकेट के हिसाब से आप देखना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन बाइक्स हैं जो आप टूर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी इन सब बाइक्स के पार्ट्स की। तो सब बाइक्स के पार्ट्स के हिसाब से, अगर आप 70 सीसी पे हैं, 125 में है, आपकी बाइक कहीं भी ख़राब हो गई है, आपको पार्ट्स इजीली मिलेंगे। कोई भी मसला हो गया है, बहुत इजीली कहीं भी हैं आप, हार्डली 10 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई ऐसी शॉप मिल जाएगी आपको। नॉर्थ में है, साउथ में है, वज़ीरिस्तान में है, आप बलूचिस्तान में, कहीं भी हैं, आपको इजीली इनका सामान अवेलेबल हो जाएगा बहुत नज़दीक से। इस सुजुकी की निस्बत सुजुकी बाइक का ये मसला है कि सुजुकी वालों ने इनके पार्ट्स जो उस हवाले से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हुए पूरे पाकिस्तान में, तो आपको पार्ट्स के हवाले से सुजुकी में मसला हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं ये इस हवाले से कि सुजुकी बाइक ख़राब हो जाए। अगर आप जानने से पहले एक कंप्लीट चेकअप करवा लेते हैं, और कंप्लीट चेकअप हर बाइक की 3 चीज़ें ज़रूर चेक करें, उसकी क्लच प्लेट्स, इसकी चेन गरारी सेट और टायर्स। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं चेक करने के लिए। अगर आप ये तीनों चीज़ें चेक करवा लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग मुझे किसी ने सवाल किया था कि आप टूर करते हैं तो बारिश हो जाती है तो क्या होता है। बारिश में बेसिकली बरसाती तो आपको साथ रखनी चाहिए। कहीं भी टूर पे जा रहे हैं, चाहे आप गाड़ी में हैं, चाहे आप बाइक पे हैं, चाहे आप पैदल हैं, आपको बरसाती साथ रखनी चाहिए। जैसे शहर में फिरते हैं
तो बरसाती एक अच्छी वाली बरसाती ले लें। आपको बरसाती जो है वो कहीं से भी मिल सकती है, जिस शहर में है उसके हवाले से। आप ख़ुद अच्छी बरसाती के लिए सबसे बेहतर जगह तो यही होती है कि आप कोई जिस तरह ऑनलाइन शॉप्स हैं या नामवर ऐसे इदारे हैं जो इस बाइकिंग और टूरिज़म की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हों, तो उनसे आपको इजीली अच्छी बरसाती मिल सकती है। और जो लोग अब टूरिज़म के हवाले से ये जानना चाहते हैं कि वहाँ खाना पीना और रिहाइश कैसे होगी, रिहाइश और खाना पीने का मसला ही कोई नहीं है। आप कहीं भी जाएं, रिहाइश और खाना पीना आपको होटल में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे लगे हुए कैंप्स भी मिल जाएंगे। अगर आप अपनी कैंपिंग लेके जाते हैं तो आपको जगह भी मिल जाएगी जहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। ख़ास करके आप अगर नॉर्थ में सफ़र कर रहे हैं तो नॉर्थ में आपको इजीली ये कैंपिंग के लिए जगह मिल जाएगी। नारान में अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो नारान शहर गुज़र के कोई 2-3 किलोमीटर आगे जाएं तो आपको कैंपिंग के लिए स्पॉट कोई ना कोई मिल जाएगा अच्छा। और उसके अलावा हुंज़ा में आप दुकेर पे चले जाएं। अगर आप नगर की तरफ चले जाते हैं तो ऊपर में चले जाएं, वहाँ भी आप कैंप कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। ये बस ख्याल रखें कि आप घरों के पास कैंप ना करें, ठीक है। थोड़ा सा घरों से हट के हो ताकि प्राइवेसी किसी की हर्ट ना हो। और दूसरा ये ख्याल रखें कि वॉशरूम का सिलसिला बन जाए। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कैंपिंग में, अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं तो बारिश वाले बरसाती जो नाले होते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि बरसाती नाले एकदम से बारिश में भर जाते हैं और वो ख़तरे का बायस हो सकते हैं। तो कैंपिंग के लिए बरसाती नालों से दूर कैंपिंग की जाए, घरों से दूर कैंपिंग की जाए और खुली जगह पे की जाए जहाँ पे ज़्यादातर सीधे ग्राउंड हो। तो ये बेहतरीन जगह है। आप कभी भी टूर पे जाते हैं तो कोशिश करें कि फजर की नमाज के बाद आप टूर शुरू कर दें, आगे मतलब एक्सप्लोरेशन शुरू कर दें और मगरिब से पहले उसको बंद कर दें, ताकि आपको अगर खुदा न खास्ता कोई रिहाइश का मसला और खाने पीने का मसला है तो उन इलाकों में अक्सर जो है इलाकों में मगरिब के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप मगरिब से पहले अपने रिहाइश का बंदोबस्त कर चुके हों। उसके बाद खाने पीने का इतना मसला नहीं है, इजीली होटल्स अवेलेबल हैं, कहीं भी चले जाएं। अब तो खुंजराब टॉप पे आपको खाना पीना मिल जाता है, वहाँ अब तो 4G सिग्नल्स भी आते हैं। तो हाँ, मोबाइल सिग्नल्स के हवाले से आप अगर पूछना चाहते हैं तो अभी तक सिर्फ नीलम वैली में ये है कि आपको मोबाइल सिग्नल्स नहीं मिल रहे। वो जो एस्कॉम है उसकी सर्विस है, लेकिन वो भी इतनी अच्छी सर्विस नहीं है। तो मैं बेहतर है कि आप सिम ले लें एस्कॉम की, लेकिन कॉल्स वगैरह के लिए आपकी वो सिम चलती रहेगी। और अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ में जोंग, जैज़ और दूसरी जो सर्विसेज हैं ये तकरीबन आपको हर शहर में मिल जाती हैं, जैसे गिलगित, स्कर्दू और इसके नवाही गांव जो हैं उनमें भी, और हुंज़ा में आपको सुस्त तक इजीली जो है ना वो सिग्नल्स मिलते रहते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ जो आपके ज़हन में है और मैं नहीं बता सका, तो इस हवाले से आप मुझे इस वीडियो के एंड पे कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ लेंथी चीज़ें पूछना चाहते हैं या किसी इलाके के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज पे आ जाएं, कदीर गिलानी के नाम से फेसबुक पेज, एक टूर्स विद हेवन के नाम से है। दोनों पे कहीं किसी भी पेज पे आप मुझे कर सकते हैं मैसेज, तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं जवाब दूंगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जितनी मेरे से हो सकेगी मैं हेल्प करूंगा इंशाल्लाह ताला। और आखिर में फिर मैं एक बार कहता चलूँ कि काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो मुतवातर आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।